मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह, अंतर्चेतना के इस ताजा अंक में आप सबका स्वागत है। आज जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में हम आपको ओरिजिनल तथ्यों से रूबरू कराने की चेष्टा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब को विदित होगा कि मक्का एग्रीमेंट पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ है और बहुत लोग इसको इस्लामिक नाटो का भी नाम दे रहे हैं। चर्चाएं मीडिया में आ रही हैं कि बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन इस तरह के जो गठबंधन होते हैं वो गठबंधन सैनिक तौर पर कितना मजबूत होते हैं, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल फैक्ट है। उसका कारण है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट ईरान अमेरिका वॉर के पहले किया था कि हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान बचाएगा और सऊदी अरेबिया पर कोई हमला होगा पाकिस्तान बचाएगा और पाकिस्तान पर हमला होगा सऊदी अरेबिया आएगा बचाने के लिए। यही कमोबेश मक्का एग्रीमेंट में भी कमिटमेंट है देशों का। उसमें एक एडिशन है कि टर्की आ गया। अब टर्की के आने के कारण है जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो इशूज होते हैं उसमें त्वरित डिसीजन लिए जाते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2300 साल पहले मंडला थ्योरी के संदर्भ से लिखा कि देशों का जो विदेश नीति है वो उनके विचारों पे नहीं, उनके विचारों की समानता पर नहीं, वरन राष्ट्रहित पर चलता है। तो राष्ट्रहित नेशनल इंटरेस्ट क्या है? टर्की का नेशनल इंटरेस्ट है कि ईरान पूरे खाड़ी के देशों में मजबूत ना हो जाए। टर्की खाड़ी का देश नहीं है, बट खाड़ी से घिरा हुआ एक देश है और यूरोप और एशिया का बॉर्डर है। टर्की का शहर इस्तांबुल लेक है, वो लगभग 70% यूरोप में है, 30% एशिया में। और टर्की यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने का लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अर्जी पर यूरोपियन यूनियन पॉजिटिवली विचार नहीं कर पा रहे हैं और उनका ह्यूमन राइट के एजेंडे पर, डेमोक्रेसी के एजेंडे पर, औरतों के साथ भेदभाव के एजेंडे पर विरोध रहा है। तो टर्की वहां से भी रिजेक्टेड है यूरोपियन यूनियन से। अब टर्की की थोड़ी सी सैनिक हालत ठीक है, इकोनॉमी भी अच्छी हालत में है, बट पिछले कुछ वर्षों से वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और करीब 60% तक इन्फ्लेशन पहुंच रहा है टर्की में कुछ समय में, और अब उन्होंने कुछ कंट्रोल किया है। अब भारत और टर्की के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, इस नाते भी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि टर्की के इसमें आने से ये मक्का एग्रीमेंट जो है बहुत एक मजबूत इस्लामिक नाटो के तौर पर उभरा है। दोस्तों, ये इस्लामिक नाटो वाटो कुछ है नहीं। इस्लाम में भी कोई एका नहीं है। अगर इस्लाम के जो 3 पैरोकार हैं, मोहम्मद कुतुब इजिप्ट के, मौलाना मौदूदी पाकिस्तान के और अयतुल्लाह खamenei ईरान के, तो इन तीनों का मानना है कि इस्लाम में बॉर्डर स्टेट नहीं होता है, यानी पूरा दुनिया का इस्लाम जो है वो एक है और उसमें कोई बॉर्डर एक्सेट्रा नहीं है। और चूंकि वो मानते हैं उम्मा का कंसेप्ट है, उम्मा माने पूरी दुनिया एक है, तो वो कहाँ दिख रहा है? ईरान का अमेरिका और इजराइल से 28 फरवरी से युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इस युद्ध में ईरान लगातार सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत एवं जॉर्डन के खिलाफ भी बमबारी कर रहा है, मिसाइल गिरा रहा है। उसके कुछ वर्ष पहले जाएं, कुछ दशक पहले जाएं तो 1980 से 1988 तक ईरान इराक का वॉर हुआ और उस वार में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी भी संघर्ष चल रहा है। सीरिया में इस्लामिक गुटी आपस में भिड़े हुए हैं। 2012 से अब तक जो अभी एक थोड़ा सा कंपैरेटिव स्थायित्व आया है, तब तक 20 लाख लोग सीरिया मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में 1979 में सोवियत फोर्सेस आई थी, तब से अब तक 70 लाख सामान्य अफगानी मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसका एक सदस्य विकलांग नहीं है। बड़ी टेरिबल सिचुएशन है। यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख बच्चे मालन्यूट्रिशन, लड़कियों को तालिबान स्कूल नहीं जाने दे रहा है। ये इस स्थिति में अब अफगानिस्तान में कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है?
इस्लामिक लोग ही मुसलमान के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। पूरे इस्लाम में शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान में देखिए कि जब तक जनरल जियाउल हक साहब आए थे, सत्ता पर कब्जा किया था, ब्लॉक कब्जा मिलिट्री का हुआ था 1977 में, 5 जुलाई 1977 में, तब से अब तक 50,000 शिया सुन्नी संघर्ष में लोग मारे जा चुके हैं। तो अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो इस्लामिक टेररिज्म तो बाहर दिखता है, लेकिन अंदर जब जीत जाता है तो फिर इस्लाम के अंदर की लड़ाई होती है। अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों ने सरकार के खिलाफ घनघोर लड़ाई करी। वो कौन लोग थे? वो भी मुस्लिम थे। सरकार किसकी है? पाकिस्तान में पाक, मतलब जो लैंड ऑफ द प्योर। तो ये एक फितूर है, एक दिमागी कसरत है कि इस्लाम में उम्मा चलता है। ऐसे चलाने का कोशिश इसके पैरोकारों ने किया, लेकिन वो चला नहीं। राष्ट्र की सीमाएं आदिकाल से मजबूत रही हैं और विभिन्न देशों को लड़ाती रही हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में हुआ। ये आधुनिक युग का प्रारंभ लोग वहीं से मानते हैं, लेकिन जब से धरती बनी है तब से वॉर हुआ। स्पार्टा वॉर हुआ, ग्रीस के आपस के देशों में वॉर हुआ, एथेंस के तमाम छोटे छोटे गणराज्यों में वॉर, दुनिया के तमाम खित्तों में वॉर हुआ है और राष्ट्र राज्य की सीमाएं वॉर करने का बहुत बड़ा साधन रही। 1905 में जापान ने रूस को हराया, सोवियत संघ को हराया, जारिस रसा को हराया, जो जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया में था। तो वो भी सीमाओं के लिए लड़ाई हुई। तो लड़ाइयाँ होती रही हैं, जब से 10,000 साल से लगभग मानव सभ्यता रही है, लड़ाइयाँ होती रही हैं। इस्लाम की पैदाइश ही अभी 1400 साल पुरानी है। इस्लाम तो बहुत पुराना है नहीं। तो फिर सारे उम्मा एक हो जाए, ऐसा करके एक वैचारिक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट रहा है, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरा। अब टर्की नया मुल्ला बना है इस्लाम का, लेकिन क्या टर्की ने लगभग 20 लाख के करीब कुर्दों की सरेआम हत्या नहीं करी। कुर्द कौन है? सुन्नी मुसलमान है। ईरान, इराक, टर्की और सीरिया के बीच के पहाड़ी क्षेत्रों में है, अलग एक देश कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। ये सारे इस्लामिक देश कुर्दों की हत्या करते हैं। कुर्दों का जम के उन्होंने हत्या किया। वो हत्या किस तरह पर हुआ है? कारण क्या है? वो भी तो मुसलमान है। तो कहीं से ये उम्मा का कंसेप्ट जमीन पर नहीं है। अब फाइनल फेज में हम आते हैं कि भाई ये जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, मक्का नया नाटो, इस्लामिक नाटो, ये सब फितूर की बातें हैं। जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान पर, तो सऊदी अरेबिया पर उसने बम फेंके, मिसाइल फेंके। ईरान ने जम के फेंके, एक दो नहीं फेंके, तमाम फेंके। एवं हुती जो लड़ाके हैं, जो शिया लड़ाके हैं यमन में, वो ईरान के असेट हैं, स्ट्रेटेजिक असेट हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। उन्होंने इजराइल के, सऊदी अरेबिया के तमाम तेल के प्रतिष्ठानों पर, जो अरामको जो सबसे बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया की तेल पैदा करने वाली सऊदी अरेबिया कंपनी है, जिसका टर्नओवर $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, उस पर हमला किया, उसके संस्थानों को मारा, उसके तेल के प्रोडक्शन को घटाया। तो कहाँ गया पाकिस्तान बचाने के लिए? राहिल शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, वो ऑलरेडी जो है सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी एडवाइजर। तो उनका क्या निकला? मिला क्या? तो ये भी कुछ है नहीं। उसमें बांग्लादेश जुड़ जाए या और कोई जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए कि चीन का एक प्रांत है जिंजियांग, 16% चीन के पूरे भूभाग का है। मतलब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान से डबल है उसका क्षेत्र। वहाँ 1 करोड़ उज़्गुर मुसलमान रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस्लाम जो है वो 1400 साल पहले का है, और उज़्गुर मुसलमान जो हैं वो मुसलमान इस्लाम कबूल करने से पहले वो चीन से लड़ रहे हैं, है ना? चीन से वो लड़ रहे हैं, चीनी साम्राज्य से वो लगातार लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई करने का कारण क्या है? उनकी लड़ाई करने का कारण है कि वो चीन के साम्राज्यवाद के चंगुल से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। 2 से 3 लाख मुसलमानों की हत्या करी है चीन ने जिंजियांग में, 10 लाख का दाढ़ी काट दिया, उनका डी रेडिकलाइजेशन किया। इतने बर्बरता से मानवाधिकारों का चीन ने मुसलमानों का दमन किया, लेकिन कोई टर्की सहित कोई भी मुसलमान देश के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अगर उम्मा
तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इन्होंने फिलिस्तीन पकड़ा रखा है और फिलिस्तीन करते हैं। जब जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के ब्रिगेडियर थे, इनकी पोस्टिंग जॉर्डन में हुई थी, उन्होंने हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या करी थी अमेरिका के सारे उस वक्त। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और वही जनरल जिया इस्लाम के बहुत बड़े झंडा उठाने वाले बने, बाद में इस्लाम पर बात करने लगे। उन्होंने जो है इस्लामाइजेशन लाया पाकिस्तान में। जब वो हुकूमत हुए, वो पावर के लिए ये सब गेम होता है। तो सऊदी अरेबिया को लगता है कि ये कलेक्टिव फोर्स बना के वो अपने आप को डिफेंड कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सऊदी अरेबिया आर्थिक तौर पर एक मजबूत देश है, बट सामरिक तौर पर बहुत कमजोर है। और वो कमजोरी इस तरह के समझौतों से जाहिर होता है। वो चाहता है कि अपने आप को मजबूत बना ले, लेकिन ऐसा मजबूती संभव नहीं होता है। टर्की उसमें आया, टर्की की मजबूरी है। ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, पूरी दुनिया में दिखाने के लिए इस्लाम का झंडा लेने वाला तो आज के डेट में ईरान हो गया। तो उस झंडे को छीनने के लिए जो है वो टर्की जो है वो इसमें आ गया है। अब टर्की का भी अपना लिमिटेशन है, उसकी आर्थिक हालत खस्ता है। और ये कहाँ लड़ेंगे? अभी ईरान से ही लड़ रहे हैं। अभी ईरान लगातार सऊदी अरेबिया पर हमला कर रहा था। पाकिस्तान और टर्की को अभी ईरान पर हमला करना चाहिए। अगर ये समझौता का जो मीनिंग है वो सही है, तो मुझे लगता है, मैं इस आज के इस वार्ता को कंक्लूड करता हूँ कि इसमें बहुत दम नहीं है। ये सब एक गिदड़ भभकी है, सामरिक गिदड़ भभकी है, स्ट्रेटेजिक गिदड़ भभकी है। ये सब चलते रहता है। स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए होगा, विल पावर चाहिए होता है लड़ने के लिए। ये सिर्फ समझौता करने से नहीं होता। और वही हुआ है मक्का समझौते में। मक्का समझौता भी एक उस तरह का फितूर है जो ग्लोबल लेवल पे देश खेलते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। शतरंज का एक मोहरा है और ये मोहरा ही साबित होगा। नमस्कार।